Hi everyone, welcome back, and today we are going to start the practical questions of the capital structure chapter. So इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टोटल मिला के आपके 44 है और ये 44 क्वेश्चंस हम करेंगे. अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब क्लास में मैं करवाऊंगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ जितना भी आपने थ्योरी में पढ़ा है अभी तक का, ये सारा का सारा अब काम आएगा. धीरे धीरे मैं आपको समझाते जाऊंगा, आपको भी पता चलते जाएगा कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं. और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को और लॉजिक को ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहला क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन में ही मुझसे एक मिस्टेक हुई है. सबसे पहला क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है. मास्को लिमिटेड, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आप 23 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. तो मैं आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ. एक बार अगर आप फिर से करना चाहे या फिर रेफ़र करना चाहे पुराने वीडियो में तो कोशिश करके देखिएगा. दिस इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब आते हैं सर, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देंगे. बेस्ट ऑफ लक. अच्छा सर, इसमें अपना सीक्वेंस क्या रखना है, तरीका क्या रखना है पढ़ने का, ये बता दो. मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर बार एक ही चीज़ के लिए टोकूं. प्लीज़ आप खुद पहले ये क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें. जो भी आंसर आता है गलत सलत क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपनी ही बुक में आ रहा है सर, कोई देखने वाला नहीं है. गलती करने से ही इंसान सीखता है. सो बार बार गलती करोगे, जितनी गलती करोगे उतनी बार आपको बुरा लगेगा और उतनी बार आप सीखते जाओगे. सो सबसे पहले आपने खुद क्वेश्चन करना है और उसके बाद ये वीडियो शुरू हो रहा है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ. ठीक है, अब मैं मान के तो चल रहा हूँ, लेकिन मैं जब समझाऊंगा आपको या क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं यही मान के चलूँगा कि सर ये आपको मैं पहली बार करा रहा हूँ, आपको सब कुछ डिटेल में बताना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. सो एक कंपनी है बेस्ट ऑफ लक, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान देना है. आप अगर देखोगे तो बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो हम मानेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 lakhs कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakhs ऑर्डिनरी शेयर्स. तो अगर आप देखोगे तो कंपनी के इक्विटी शेयर कितने हैं, 100 lakhs. और इसके अंदर में एक सेकंड होल्ड करना. सो 100 लाख का इसका ऑलरेडी पेड अप कैपिटल है कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakhs ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच. 10 लाख शेयर है, 10 रुपये ईच के फेस वैल्यू. करंटली इट इज़ अर्निंग एंड इट इज़ अर्निंग्स. यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग में गलती है, आप उसको इट इज़ की जगह इट्स करो. इट्स अर्निंग्स एंड एनुअल, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा करो उसको. इट इज़ अर्निंग, तो ये एस काट देना एक. इट इज़ अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹60 lakhs. सो अभी जो प्री टैक्स प्रॉफिट है, यानी कि मैं बोलूँगा EBIT, अब इसको बोलने को हम PBT भी बोल सकते हैं. चलो ठीक है, 60 लाख रुपए का है. द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80. 50 रुपये से 80 रुपये के बीच में कुछ तो शेयर की प्राइस होती है सर. ठीक है, उसके बाद द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 50 lakhs. अभी कंपनी का स्टेटस क्या है सर? कंपनी का पेड अप कैपिटल है आपका 100 लाख रुपए का. ठीक है, उसके बाद में 10 लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स है, यानी कि टोटल 10 लाख, 10 रुपये ईच का हमेशा ये वैल्यू दिया हुआ है. अब की उसकी जो अर्निंग है ये 60 लाख है, मैं उसको EBIT मान के चलता हूँ. क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इन्होंने प्रॉपरली लिखा नहीं है. मानने वाले इसको EBT भी मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन में ना हम सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. सो फिलहाल के लिए आप इसको मान के चलना, EBIT 60 lakhs है. द कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड आर कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80, यानी मार्केट प्राइस जो चलती है इक्विटी शेयर की, ये 50 से 80 के बीच में घूमती रहती है. द मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई, इसका मतलब अब मैनेजमेंट और आगे बिजनेस बढ़ाना चाहती है अपना. कोई भी जब बिजनेस शुरू करता है तो एक पॉइंट के बाद में वो ये सोचता है कि सर मुझे और आगे बिजनेस बढ़ाना है और पैसा कमाना है, तो डाइवर्सिफाई करना है मेरे को प्रोडक्शन. एंड हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 50 lakhs. एक और नया प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए 50 लाख रुपए लगेंगे और उससे 40 लाख रुपए पर एनम की कमाई होगी.
टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। सो ध्यान देना, नया प्रोजेक्ट जो है उसमें जो कॉस्ट लग रही है आपकी यह है 50 लाख की, और उसके बाद जो उसकी कमाई होगी यह है 40 लाख की, ठीक है। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल, अब ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगना है कितना सर, 50 लाख का। तो मैनेजमेंट के पास में ये नीचे दिए गए ऑप्शंस है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ये 50 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे सर। पहला ऑप्शन है टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट, यानी कि पूरा का पूरा हम क्या 50 लैक्स का इक्विटी कैपिटल लाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर विच हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 10 कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15, यानी कि जब आप इक्विटी शेयर लाओगे ना सर 50 के, एक सेकंड और रुको, तो जब आप इक्विटी शेयर लाओगे ना 50 लाख के, तो 50 लाख की जो वैल्यू है उसमें फेस वैल्यू कितनी रहेगी शेयर की, हर शेयर की 10 रुपये, और उसको आप कितने प्रीमियम में बेच सकते हो सर, 15 रुपये के, यानी कि टोटल प्राइस कितनी रहेगी 25 रुपये। सो 50 डिवाइड बाय 25 आप करेंगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। तो इस तरह से मैं 50 लाख ला सकता हूं। दूसरा, टू इशू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। सो अब एक चीज ध्यान दे, 16% क्या है सर, डिवेंचर इशू कर रहे हो, इस डिवेंचर पे आपको 16% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये नॉन कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल में फर्क क्या होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को आप आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेच्योरिटी होने के बाद या आने के बाद ये रिडीम हो जाते हैं, यानी आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। देयर इज नो ऑप्शन टू कन्वर्ट। सो दीज आर नॉन कन्वर्टेबल, 100 रुपए के रहेंगे, एंड फॉर द एंटायर अमाउंट, यानी कि ये 50 लाख, ये 50 लाख, यहाँ इक्विटी 50 लाख का, यहाँ डेट 50 लाख का हम लेके आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो, इक्विटी लेके आओ बोलता है 25 लाख का, डेट लेके आओ बोलता है बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए जो कि है 25 लाख का। अब अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आएंगे तो वो मैं 40 रुपए के प्रीमियम में बेच सकता हूँ। फेस वैल्यू कितनी थी सर, 10 की, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 रुपए में मैं हर एक शेयर को बेचूंगा। और 16% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यानी यहाँ भी 16% का मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो ऐसे मेरे पास में 3 ऑप्शन है, 50 लाख का इक्विटी, 50 लाख का डेट, 25 लाख का इक्विटी और 25 लाख का डेट। आपको करना क्या है सर क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट को आप एडवाइस करेंगे, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एज टू हाउ द एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड, किस तरह से ये एक्स्ट्रा कैपिटल रेज किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज द ईपीएस। पर्पस क्या है, अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ना चाहिए ताकि आप अपनी गुडविल को मेंटेन कर सको। द कंपनी इज पेइंग इनकम टैक्स एट 50%। ये रहा, ये आपका ओल्ड सिलेबस जो था उसमें स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है, न्यू सिलेबस में इंक्लूडेड आई थिंक नहीं है, बट सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट और अप्लीकेबल फॉर योर न्यू सिलेबस ऑल्सो। पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। धूम मचा ले, ध्यान दो सर बच्चों, अब आएगा मजा। हमारे पास में फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले 100% इक्विटी, 100% डेट, या फिर यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखता हूँ इक्विटी डेट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पहले केस में आप 50 लाख का पूरा इक्विटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में 50 लाख का पूरा डेट लेके आ रहे हैं। तीसरे केस में 25 लाख का डेट, 25 लाख का इक्विटी। इस तरह से हर केस में आप 50 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। डेट जब भी लेके आ रहे हैं वो 16% का, यानी कि जितना भी डेट जब भी होगा उस पर आप 16% का इंटरेस्ट सर दोगे।
फ़र्क क्या है, एक सेकंड। तो फ़र्क क्या है सर दोनों में, मैं बताता हूँ आपको। इक्विटी जब आप रेज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हर शेयर 25 रुपये का रेज़ हो रहा है, ये याद रखना। और यहाँ हर शेयर 50 रुपये का रेज़ हो रहा है। 10+15 का प्रीमियम था पहले बार में, और दूसरे केस में 10+40 का प्रीमियम था। ठीक है, अब बात करते हैं सर EBIT की। EBIT अब आपका कितना हो जाएगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एग्जिस्टिंग आप 60 लाख रुपए कमा रहे हैं। एग्जिस्टिंग आप 60 लाख रुपए कमा रहे हैं और 40 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब 60 लाख और 40 में 1 करोड़ हो गए EBIT। ठीक है, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे सर, इंटरेस्ट एट द रेट एट 16%। अब 16% इंटरेस्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो सर पहले का कोई डेट है क्या मेरे पास में? नहीं, पहले सिर्फ इक्विटी था 100 लाख का। ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट की अमाउंट कुछ आएगी क्या? पहले वाले केस में नहीं आएगी क्योंकि कोई डेट है ही नहीं। दूसरे केस में 50 लाख पे, दूसरे केस में 50 लाख पे 16% लगेगा, दैट कम्स टू 8 लाख रुपीज़। 8 लाख का आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, और इस केस में 4 लाख का इंटरेस्ट जाएगा क्योंकि आधा हो गया अमाउंट। अब हम निकाल लेंगे सर अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आएगा 1 करोड़, और ये आएगा आपका 92 लैक्स, ये आएगा 96 लाख। अब यहाँ हम माइनस करते हैं टैक्स, इसके बाद क्या 50% पे टैक्स माइनस करोगे। सेम वैसी फॉर्मेट जो हमने पिछले थेरी वाले कॉन्सेप्ट्स में देखा है, वही वाला फॉर्मेट हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। सो टैक्स का रेट 50% होने की वजह से ये 50 लाख आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 50 है ना, 50 लैक्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 46 लैक्स, यहाँ आ जाएगा आपका 48 लैक्स। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स सेम अमाउंट, राइट। अब देखो, अब तो आई डोंट थिंक सो कुछ बाकी रहा है। यहाँ लेंगे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स में ध्यान दो, पहले कितने शेयर थे? 10 रुपये के 10 लाख शेयर थे ना सर आपके पास में। यहाँ ध्यान दो, 10 लैक्स ऑर्डिनरी शेयर, तो 10 लाख शेयर तो तीनों केस में सेम है, क्योंकि 100 लाख की वैल्यू जो है कैपिटल, ये तो आपका अभी भी है। 100 लाख के ऊपर 50 लाख लिया ना आपने, तो 100 लाख तो तीनों केस में रहेगा। ठीक है, तो 10 लाख तो वो हो गए, देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 लाख वो, और आपने अभी 50 लाख का इक्विटी शेयर रेस किया 25 रुपये के हिसाब से, तो मैं बोल सकता हूँ 2 लाख, 2 लाख ही हुए ना, 2 × 25, हाँ। तो 12 लाख आपके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर हो गए यहाँ पे। यहाँ कितने नंबर ऑफ़ शेयर रहेंगे सर? यहाँ आप सिर्फ डेट रेस कर रहे हो तो यहाँ सिर्फ, यहाँ डायरेक्ट 10 लाख लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं हो रहा। और यहाँ पे फिर से इक्विटी शेयर इशू हो रहा है 10 लाख, प्लस कितना, 25 लाख का इक्विटी शेयर इशू हो रहा है 50 के रेट से। तो ये कितना जाएगा, 50,000, यानी कि
अरे 10,50,000 सही है, इतना समझ में आएगा आपको। ध्यान देंगे। अब निकाल लो आप अर्निंग पर शेयर। सो 50 लाख डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करोगे तो 4.167 आता है। 46 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 4.60 आता है। 48 डिवाइडेड बाय 10.50 तो 4.57 आता है। अब बोलो सर कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रिफरेबल है? पूरे डेट के लिए, पूरे 50 लाख के लिए डेट रेज करना चाहिए। अब अगर आपको अपने दोस्तों में होशियारी मारनी है कि ये पूरा आंसर निकालने के पहले ही आप ये कंक्लूजन निकाल लो, मतलब इतनी सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमने निकाला कि 4.6 में ये वाले केस में ईपीएस ज़्यादा है, तो आपने पूरा डेट का ऑप्शन चूज़ किया। ध्यान दो, आपने एक चीज़ मैंने आपको जो पढ़ाई थी वो यहाँ काम आएगी। आप मुझे बताओ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो अभी आप 60 लाख कमा रहे हैं प्लस 40 और कमाएंगे। टोटल कैपिटल 100 है आपका, इक्विटी एग्जिस्टिंग जो है, प्लस आप 50 लाख रेस करेंगे, कहीं से भी करो, इक्विटी हो या डेट हो। सो आप कितना कमा रहे हैं? 100 लाख कमा रहे हैं 150 लाख पे। तो 100 लाख 150 पे कितने होते हैं सर? 66.67%, राइट। आप बताओ आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 16%। आफ्टर टैक्स तो नहीं लेना, ऐसे ही 16%। अब आप बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा ROI ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से? जब तक ROI ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा लगना है पूरा का पूरा डेट से उठाओ, आपका EPS ज़्यादा आएगा। अब इस केस में डेट वाला ऑप्शन हमारे लिए प्रिफरेबल है, तो दो ऑप्शन है डेट के, एक तो सेकंड ऑप्शन, एक तो थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में सिर्फ 25 लाख डेट उठा रहे हो, सेकंड ऑप्शन में 50 लाख डेट उठा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा डेट उठा सकता हूं मैं जब तक ROI मेरा कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है। मैं सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकता हूं कि मैंने पूरा का पूरा पैसा डेट से उठाना चाहिए 50 लाख का। आ रहा है ना? ROI इज ग्रेटर देन KD, मैक्सिमम डेट कैन बी रेज्ड फॉर एंटायर अमाउंट। अगर नहीं आता तो फिर थोड़ा हम कम करके देखते। आ रही क्या बात समझ में आपको? लेकिन ध्यान देना, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम इतना ही आंसर लिख दे तो क्या फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है EPS मैक्सिमाइज करना उसका पर्पज है, तो आपको EPS मैक्सिमाइज करके दिखाना पड़ेगा। ये तो आप क्रॉस चेक कर लो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में। ये ऑल्टरनेटिव नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑल्टरनेटिव है नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए। ये चीज़ 90% स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी सर। वो EPS तक निकाल लेंगे, कहानी एक लाइन नीचे में और लिख लेंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए जो हमने पढ़ा कि कॉस्ट ROI जब तक ज़्यादा रहेगा कॉस्ट ऑफ डेट से, मैं डेट रेज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर आंसर फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन इज। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है सर। इसके बाद वाला तो हम बाद में देखते हैं। सो ये पूरा क्वेश्चन था बेस्ट लक लिमिटेड का। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। क्योंकि स्टार्टिंग का था तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ इसके अंदर में। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक 2-4 क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे। बाय बाय।